हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम दूसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं जो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आईएससी बोर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई में जो मैनेजमेंट की बुक है पूनम गांधी, उसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं, फिर जानेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स के लिए कहा गया है अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट, मतलब एक प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अ फिनोमेना इज अ काइंड ऑफ अ घटना। फिनोमेना को अगर हम हिंदी में बोलें तो ये एक तरीके की घटना होती है। और ये घटना कौन सी घटना है? जहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, जहां पे कुछ कॉज हुआ उसका कुछ इफेक्ट पड़ा, ऐसा कोई इवेंट है। इवेंट भी हम बोल सकते हैं कि इस इवेंट का जो बेसिक फंडामेंटल ट्रुथ बताता है जो स्टेटमेंट, उसे हम प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ हुआ, कोई इवेंट हुआ, क्या कॉज था, क्या इफेक्ट था, ठीक है, उसका जो बेसिक सच्चाई है, उसका जो स्टेटमेंट है, वो एक प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ्स which act as a guidelines for taking managerial actions and decisions। तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रूथ का, जो गाइडलाइंस की तरह काम करता है, जहां पे मैनेजर्स अपना मैनेजरियल डिसीजंस या मैनेजरियल एक्शंस ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इस चैप्टर को लास्ट तक आप जब आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली कहते किसको हैं। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया था। जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया था। तो अब जब हम इनको स्टडी करना शुरू करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसको हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नाफीचा। नाफीचा नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अगर बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ which act as a guidelines for taking managerial actions and decisions। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसे मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजंस के लिए और एक्शंस के लिए एज अ गाइडलाइन यूज करते हैं। अब ये इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या क्या है, आइए जानते हैं सबको। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले ये है कि इट इज इवोल्यूशनरी, सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थरो रिसर्च वर्क। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट और दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। Proper observation and experiments are conducted before developing them. These are the expressions of deep experiences of leaders of management thoughts. Therefore, they are evolutionary in nature. इनके कहने का मतलब क्या है कि जो पहला पॉइंट है इवोल्यूशनरी, सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इसे बार बार रिसर्च वर्क के थ्रू डेवलप किया गया है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, रातों रात डेवलप नहीं किया गया है, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ये बार बार एक्सपेरिमेंट और उनके जो भी रिजल्ट्स आए उसके बेसिस के ऊपर उसको डेवलप किया गया है। आगे ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस है और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स है, अलग अलग लोगों ने इसे कंडक्ट किया है और उसका रिजल्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया है। दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ डीप एक्सपीरियंस ऑफ लीडर्स एंड थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स। तो उसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो इवोल्यूशनरी है और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर इसको डेवलप किया गया है। सेकेंड वन, अगर हम बात करें बिहेवियरल इन नेचर, बिहेवियरल इन नेचर में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये जो बिहेवियरल इन नेचर है ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड है और उनको गाइड करने के लिए और उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, सुपीरियर के नीचे जो सबॉर्डिनेट काम करते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर्स काम कर रहे हैं उन सबके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज के लिए भी एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। अगला है लिमिटेड एप्लीकेशन। लिमिटेड एप्लीकेशन में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू द
to regulate the behavior of individuals in an organization, and the behavior of human beings cannot be same in all the organization. क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का काम करने का तरीका अलग होता है, मोटिव अलग होता है, वे अलग होता है, मेथड अलग होता है. तो यहाँ पे इन्होंने यही बात बोला है कि जो बिहेवियर होता है वो हर इंडिविजुअल का सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेम नहीं होता. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मे बी suitable and bring favorable results with one group of people and may not be suitable with the other group of people. So their applicability cannot bring the same results. Under some situations these principles may not be suitable. तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई किसी प्रिंसिपल को एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट ऑफ लोग या एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई किया, तो जो रिजल्ट मिलने वाला है जरूरी नहीं कि सेम रिजल्ट सेम दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन या अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेम ग्रुप में आपको मिले. तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो बहुत लिमिटेड हैं और बहुत इनकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है. अगला पॉइंट है रिलेटिविटी जनरल गाइडलाइंस. इसमें हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स. नॉट स्टैटिक का मतलब हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डायनामिक इन नेचर, जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. रिलेटिवली जनरल गाइडलाइंस है जो टाइम के हिसाब से चेंज होती है. दीज कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल सिचुएशंस. इसे हम सारे सिचुएशंस में ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि और कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किन कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है. द मैनेजर मस्ट अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसके बेसिस के ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. अब साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव्स गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. These principles do not provide ready-made solution for all the problems. तो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, वो सोल्यूशन नहीं देता. ये सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन प्रोवाइड करा रहा है ताकि हम सोल्यूशन को ढूंढ सकें और सोल्यूशन निकाल सकें, सॉल्व कर सकें. अगला फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस. सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. These are not set of rigid statements. These can be modified by the managers who are using them. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज़ नॉट स्टैटिक इन नेचर. आप कभी भी इसको सिचुएशन, कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन, साइज और कंडीशन के बेसिस पे आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं. डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि मैनेजर किस सिचुएशन में कैसे प्रिंसिपल्स को किस बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. अगला पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर. इनके कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसे हम किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. दे आर टोटली यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह बराबरी से एप्लीकेबल है. देयर रिजल्ट्स में वैरी इन एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड बट these are suitable for all kinds of organizations. इन्हें हम टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं. अगला बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जितने भी होते हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे बनाए जाते हैं. यहाँ पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल्स टेल्स अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट. इसका मतलब कि अगर कोई भी एक प्रिंसिपल को किसी भी एक प्रॉब्लम या सिचुएशन में लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये हम पहले से जान सकते हैं इन प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर. लास्ट पॉइंट इज कंटिंजेंट. अब कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट इज एन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन. कंटिंजेंट हम उसे कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कंडीशंस और सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिचुएशंस आ रही हैं या कंडीशंस हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर दीज एप्लीकेशंस एंड द इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो प्रिंसिपल्स के जो भी एप्लीकेशंस हैं
ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो कुल मिलाकर के ये बात ये आई है सामने कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है दे आर डायनामिक इन नेचर, दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज, कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है मैनेजर के ऊपर कि वो अपने हिसाब से जिस सिचुएशन में इस एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल्स को अपने बेसिस के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं. ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ ये गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए. सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस दोनों एक ही चीज़ होता है ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. आइए जानते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं. हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स एज दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइंस. ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देते, लेकिन ये एक्ट करते हैं मैनेजर्स के लिए एज अ गाइडलाइन, ताकि वो मैनेजर्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को ढूंढ सकें. हम आगे ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स एज दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज. बाय प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल्स मैनेजर्स कैन अवॉइड वेरियस मिस्टेक्स वाइल डीलिंग विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन की तरह काम करते हैं. जैसे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको गाइड कौन करता है, उनको मैनेजर्स गाइड करते हैं. और मैनेजर्स जो 3 लेवल पे बैठे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनको कौन गाइड करता है, लोअर लेवल को, मिडिल लेवल को, टॉप लेवल. अब टॉप लेवल के लिए गाइडलाइंस जो है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस है जो किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है. सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है ताकि सोल्यूशन मिल जाए और किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें. तो इसमें द सिग्निफिकेंस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर्स. तो मैनेजर्स के लिए इनसाइट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स की तरह, मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है. These principles improve the knowledge. ये जो principles हैं, ये principles manager के लिए it improves the knowledge of managers. It improves the ability of the managers. It improves the understanding of the managers under various managerial situations. The effect of these principles help the managers to learn from their mistakes. These principles गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम. तो यही सारे प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की नॉलेज बढ़ाते हैं, एबिलिटी बढ़ाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, कोई मिस्टेक किया है, तो वहां से वो क्या नया सीख सकते हैं और उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो ये था पहला, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स. मैनेजर्स को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं और उनको बताते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो उससे वो कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये कैसे हेल्प करते हैं कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज. जब भी आप कोई चीज प्लान करते हो तो वहां पे चीजें आप बड़े सिस्टमैटिक लेकर के चलते हो, तो वहां पे वेस्टेज होने की चांसेस बहुत कम है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कहा गया कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन एंड मटीरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन. Principles are designed to get maximum benefit from the human effort and other resources. ये जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज और जितने भी मटेरियल है उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ही बनाए गए हैं. जैसे इसके लिए कहा जा सकता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क. तो ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या चीजें डेवलप कर ली कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक A4 साइज पेज को लिखने में कितना टाइम लगता है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए 5 मिनट्स. तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जिसने गाइड किया है कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए. तो यही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर 6 मिनट लग रहा है तो वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज. दिस शुड नॉट बी डन. इसके अंदर ही अंदर काम हो जाना चाहिए. तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस. साइंटिफिक डिसीजंस में कह सकते हैं कि मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे, सो दे नीड टू असेस द रिसोर्सेज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन very very carefully, so that
the appropriate decisions can be taken by using the available resources in the best possible manner. The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. तो इन्होंने बोला कि मैनेजर्स को एक दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो साइंटिफिक डिसीजंस में कहा गया है कि मैनेजर्स को एक दिन में n नंबर ऑफ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, नंबर ऑफ सिचुएशंस उसके सामने आती हैं, तो वो उन सिचुएशंस में डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं ताकि उनका प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जा सके और प्रॉब्लम जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट डिसीजंस लिया जा सके. जो मैनेजरल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या एनेबल करते हैं कि जो भी काम किया जा सके, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली सॉल्व किया जा सके. Point number 4 is change in technology. Every businessman has to make changes in his organization according to the changes takes place in the business environment. अब business environment क्या था? Business environment था ना पेस्ट वाला, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, ये जो बिजनेस एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजी बेसिस जो भी चेंज आ रहा है उसको चेंज करने की जरूरत है. अब हर इंसान जो है बड़ा रिजिड है, उसको चेंजेस जल्दी पसंद नहीं आते. और मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप सारे के सारे लोगों से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे के सारे एक नई चीज को अडॉप्ट कर लें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करता है, हेल्प करता है हर बिजनेसमैन को कि एवरी बिजनेसमैन हैज टू टेक changes in his organization according to the changes taking place in business environment. It is not easy to implement the changes in the organization. Management principles train the manager to adopt the changes in the right direction and right level in the organization. So this is changes in the technology. अगला effective administration. एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. एज वी ऑल नो कि वो जो हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, उसमें ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है बेसिकली इसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना, प्रॉपर प्लानिंग सब करते हैं, लेकिन प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना, सारे मेथड्स डिसाइड करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके लिए पॉलिसीज बहुत हेल्प करती हैं, प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं पॉलिसीज बनाने में. कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइन एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो पॉलिसीज बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि उसको सिस्टमैटिकली पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रॉपरली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके और सब हार्मनी के साथ रहे, कहीं कोई क्योस ना हो. अगला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. A business is a creation of the society and makes use of resources of the society. It must do something for the society also by performing some social responsibilities. तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी से बिजनेस होता है और सोसाइटी के लिए ही बिजनेस होता है. मतलब सोसाइटी के लोग मिलकर के बिजनेस को फॉर्म करते हैं और वो बिजनेस किसके लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए फॉर्म करता है. तो हर बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो जो बिजनेस जो क्रिएट किया जाता है सोसाइटी से और मेक्स द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. जो बिजनेस में लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो सारी चीजें लगी गई हैं वो सारी की सारी सोसाइटी का पार्ट है. तो हर बिजनेस को क्या जरूरत है कि सोसाइटी के लिए वो कोई ना कोई काम करे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स not only act as a guidelines for achieving organizational objectives, but these principles also guide the managers to perform the social responsibilities. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रॉपरली अचीव किया जा सके. लास्ट पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना बहुत जरूरी होता है. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग. एज अ रिजल्ट these principles act as a base of doing research and development in management studies. These principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge. They have provided new ideas, imagination and base for research and development. तो research and development for what? For management principles. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात बताई कि management principles are not static. इसका मतलब they are dynamic in nature. वो static नहीं है, dynamic नेचर में है. तो इसका मतलब ये है कि इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है और टाइम टू टाइम इसको चेंज भी किया जाता है. और ये जो भी प्रिंसिपल्स पहले सेट किए जा चुके हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के साइज, कंडीशन, नेचर के बेसिस के ऊपर मैनेजर्स अप्लाई करते हैं ताकि
और ये गाइडलाइन की तरह वर्क करता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जा सके। उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आइए जानते हैं हेनरी फ्यूल के बारे में। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रांस in the year 1841. He got a degree in mining engineering in 1860. उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। Started working as an engineer in a coal mining company. Promoted as a managing director of the company in the year 1888. तो जो हेनरी फ्यूल थे उनका जो जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था 1841 में। 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1888 में उन्हें अपनी इंजीनियरिंग कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया था। कंपनी वॉज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब उनको डायरेक्टर बनाया गया था ना तो वो जो टाइम था उस टाइम कंपनी की जो सिचुएशन थी वो मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट थी। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो कर्ज ले रखे हैं ना, जो डेट्स हैं उसको पे ऑफ नहीं कर पा रही है कंपनी। एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरल टेक्निक्स। उस जमाने में मैनेजमेंट होता नहीं था, इसीलिए जो फ्यूल थे उन्होंने अपनी मैनेजरल टेक्निक अपने से जो उनको लगा कि हम चीज़ों को किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उन टेक्निक्स को यूज़ किया टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड सक्सीडेड। उन्होंने अपना तरीका अपनाया, निकाला और उसे मैनेजमेंट टेक्निक्स बोला और जिसकी बेसिस पे कंपनी को बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकाला। When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. जब उनका रिटायरमेंट हुआ 30 साल के बाद तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी बन गई थी। जब वो गए थे तो कंपनी इंसॉल्वेंट थी, अपने कर्ज भी नहीं चुका पा रही थी, लेकिन जिस मोमेंट पे उनका जो रिटायरमेंट हुआ उस मोमेंट पे वो कंपनी एक लीडिंग कंपनी हो गई थी जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, बहुत पैसे वाली कंपनी बन गई थी। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था फ्यूल का, कि फ्यूल को हम कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। Henry Fayol became famous as the father of management studies and thoughts because of the following contribution. उन्होंने क्या contribute किया था? पहला, he made clear distinction between technical and managerial skills. उन्होंने clearly distinction किया था कि जो लोग technical काम करेंगे उनको they are the workers. उनको technical काम करने दीजिए, प्लीज उनको management का काम मत दीजिए। और जो managers थे उनको आप मैनेजमेंट का काम दीजिए, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का काम दीजिए, उनको वर्कर्स का काम मत दीजिए। इसका मतलब ये है कि हम जो मैनेजर्स हैं उनको वर्कर्स से कोई लेना देना नहीं है, वर्कर का कोई काम नहीं करना। जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज वर्कर्स। तो टेक्निकल और मैनेजरल स्किल्स वाले लोगों को अलग कर दिया गया। सेकंड उन्होंने बोला ही आइडेंटिफाइड मेन स्टेप्स इन मैनेजमेंट which considered the main functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स जो थे वो हेनरी फ्यूल थे और उन्होंने ही सबसे पहले ये बात बताई थी कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो बेसिक 5 फंक्शंस हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने ही इसको फंक्शंस का नाम दिया था और इसी बेसिस पे उन्होंने मैनेजमेंट को डेवलप किया था। और लास्ट पॉइंट बोला गया ही डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म मैनेजरल एक्टिविटीज। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे और जिन्होंने मैनेजरल एक्टिविटीज के लिए गाइडलाइन का काम किया और मैनेजर्स को बहुत हेल्प किया। तो ये छोटा सा हिस्ट्री और हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड था हेनरी फ्यूल के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये क्लास 12 की बुक में है और बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी। सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। इस पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग होल वर्क टू वन पर्सन, one task or one unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person. जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरर है या मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है जिसको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आते हैं। तो एक आदमी को अगर हम कह देते हैं कि आप एक पूरी मोटरसाइकिल बनाइए, एक इंडिविजुअल को कह देते हैं कि आप पूरा का पूरा कार बना दीजिए, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक इंसान बना तो सकता है लेकिन इट विल टेक लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम इसी काम को डिवाइड कर देते हैं कि हम इंसान की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसके स्किल के बेसिस के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर अगर हम उसको कोई टास्क दे देते हैं और एक छोटा सा जॉब देते हैं, एक छोटा सा टास्क देते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ इंजन फिट करना है या आपको सिर्फ सीट कवर लगाना है या सीट सेट करना है या स्टीयरिंग फिट करनी है कार के अंदर, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल काम अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को देते हैं, इससे क्या होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। रेगुलर बेसिस पे कोई काम अगर कोई इंडिविजुअल करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और बहुत एफिशिएंट हो जाता है। कि व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ जॉब, part of job again and again,
he will become perfect and specialized in doing that job and his efficiency will ultimately improve. इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान को पूरा का पूरा एक काम देने के बजाय उसकी एजुकेशन, स्किल, कैपेबिलिटीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर उसको एक छोटा सा काम दिया जाए और वही काम उसे रेगुलर बेसिस पे कराया जाए जिससे वो एफिशिएंट हो जाए. तो ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लोग होते हैं, ढेर सारा मैनेजमेंट होता है, ढेर सारे मैनेजमेंट के अंदर ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स वर्कर्स काम कर रहे होते हैं. तो हर एक इंडिविजुअल को एक छोटा जॉब दे दिया जाए. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. सबको बांट दिया काम और वो रेगुलर बेसिस पे उस काम को करते जाएं जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े. दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस. इन्होंने बोला अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम. तो जो भी काम दिया गया है उसको टाइम से खत्म करना एक ऑब्लिगेशन है कि जो भी आपको टास्क दिया गया है, जो भी आपको जॉब दिया गया है उसको आप टाइमली खत्म करें. तो दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी. पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी. ये बैलेंस का मतलब भी देयर शुड बी अ बैलेंसिंग बिटवीन both the thing. According to this principle there must be balance और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर एक्सेस अथॉरिटी दे दी जाए तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस अगर आ जाए और अथॉरिटी नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा. एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग negative results and excess of responsibility without matching authority will not allow the workers to complete his job on time. So there is a need to bring parity between both the results, right? तो अथॉरिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे अथॉरिटी होनी चाहिए. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन में बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन रिफर्स टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी जनरल रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो होना बहुत जरूरी है. फेयोल ने इंसिस्ट किया कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल. तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सुपीरियर को भी फॉलो करना है और उसके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को भी फॉलो करना है. ये रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन के लिए सुपीरियर को भी फॉलो करना है और सबऑर्डिनेट को भी फॉलो करना है. डिसिप्लिन बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारा का सारा डिसिप्लिन सिर्फ सबऑर्डिनेट से फॉलो करो और आप कुछ ना फॉलो करो. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन सबके लिए बराबर होनी चाहिए और सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि वन बॉस वन कमांड. इसका मतलब क्या हुआ कि according to this principle an employee should receive orders from one boss only, because if he is receiving orders from more than one bosses then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. And on the other hand, if employees is receiving order from more bosses, he will get a chance to give excuses by saying that he was busy in executing the orders of other boss. To avoid this confusion and to give no chance of excuse to employees, the order must come from only one boss. इसका मतलब सिंपल है कि एक इंडिविजुअल है, उस एक इंडिविजुअल के ऊपर जो एक उसका बॉस है बस वही एक ऑर्डर दे, ताकि ये जो इनको ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और ऑब्लिगेशन जो काम करने का इनके पास आएगा उसकी अकाउंटेबिलिटी एक ही बॉस को दे. अगर एक से ज़्यादा बॉस अगर बार बार एक आदमी को ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसको समझ में नहीं आएगा कि किसके ऑर्डर को फॉलो करना है. तो इसीलिए इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम देगा और कोई बॉस और कोई सुपीरियर उस एक इंडिविजुअल को काम नहीं दे सकता, और इनकी अकाउंटेबिलिटी उसी इंडिविजुअल के प्रति जिन्होंने इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अगला प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान. मतलब जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो उस प्लान जो भी प्लानिंग की गई है उसको अचीव करने के प्रति होनी चाहिए. इसमें ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसके प्रति अचीव करने के प्रति ये डायरेक्शंस होना चाहिए.
इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन. अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा. ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. जितने भी, अब एक और देखिए, जैसे मैनेजमेंट के बारे में बोला गया, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. तो एक ग्रुप है जहां पे सुपीरियर भी हैं, उनके ढेर सारे नीचे सबऑर्डिनेट्स भी काम कर रहे हैं. तो ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा, सुपीरियर विद देयर सबऑर्डिनेट्स, इनके पास जो भी काम आएगा वो एक डायरेक्शन में होना जरूरी है. और जब ये लोग कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो वो काम अचीव, वो टास्क अचीव बड़े आसानी से हो जाएगा. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एवरी इंडिविजुअल मस्ट फॉलो द वर्क इन सच अ वे द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव organizational goals or objectives. Point number 6 is subordination of individual interest to general interest. इसका मतलब क्या होता है कि according to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individuals or interests. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जेंडर के लोग काम करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग काम करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग काम करते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं. तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से है, जिसका सब कुछ अलग है, वो उसका एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ पे ज़रूरत क्या होती है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. हमें किसी भी मोमेंट पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना है. यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप सेक्रीफाइस करके जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए. जितने लोग काम कर सकें, एक डायरेक्शन में काम कर सकें जो जनरल इंटरेस्ट का हो, और जो बेसिकली क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. ये था. इसमें ये कह सकते हैं, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर इंडिविजुअल का भी ऑब्जेक्टिव है और हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इन सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. लेकिन अगर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो हमें सुपरसीड क्या करना है कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना. पॉइंट नंबर 7 इज प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. इस रेम्यूनरेशन का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके बेसिस पे उनको कुछ सैलरी, वेजेस, कमीशन मिलता है, तो दैट इज रेम्यूनरेशन. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए, जितना काम करें उतना रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए. इसमें हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, employees in the organization must be paid fairly and adequately to give them maximum satisfaction. The remuneration must be just and fair, because if employees are underpaid, they will not be satisfied and unsatisfied person can never contribute his maximum. तो जब एक इंसान से आप बहुत ढेर सारा काम कराओ और उसको उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन पे ना करो तो उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंसान से काम कराएं, किसी भी पर्सनल से काम कराएं, तो उसको फेयरली और एडिक्वेटली प्रॉपर रेम्यूनरेशन दें. डिससेटिस्फाई एम्प्लॉयज कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम नहीं कर सकते. तो इन्होंने बोला गया है, so that to have stability in the organization and to get maximum efforts from employees, the employees must be paid fairly. The fair wages determine according to financial capacity of the concern. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर फेयर वेजेस और सैलरीज डिसाइड होनी चाहिए. बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी डिसाइड करके रखती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के लिए मिनिमम कितना वेजेस होना चाहिए, उस बेसिस के ऊपर मिलना चाहिए उनको. द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स. और थर्ड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स वो कितने वेजेस और सैलरीज दे रहे हैं. इन सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पर्सन के रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना चाहिए. पॉइंट नंबर 8 इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फेयोल इंसिस्टेड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए. उन्होंने बोला इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. क्या कहते हैं जरा समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल. सेंट्रलाइजेशन में बोला गया कि ये जो मैनेजमेंट की हायरार्की है जिसमें ये टॉप लेवल आता है, सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल के पास पूरी की पूरी पावर है. डिसेंट्रलाइजेशन में बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन में बोला गया है कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए. सबको बराबरी से पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है. फेयोल ने कहा कि अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज के बेसिस, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है
तो आप ज़्यादा सेंट्रलाइज कीजिए, थोड़ा डिसेंट्रलाइज कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़े साइज में है तो आप ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कीजिए, थोड़ा सेंट्रलाइज कीजिए। तो इस बेसिस पे हम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम समझते हैं। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, इसमें टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, मिडिल लेवल के पास उससे कम होती है और लोअर लेवल के पास कंपेरेटिवली और कम होती है। स्केलर चेन में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो रिटन फॉर्म में होता है, और रिटन फॉर्म का मतलब ये होता है कि कौन सा कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी बात कहाँ से शुरू हुई, इसको आप एलोकेट कर, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में बोला गया कि स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन्स ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। Fayol insisted that this chain must be followed strictly in the organization. Every information must pass through every key of this chain. Every key का मतलब हर एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के पास से होकर के वो इन्फॉर्मेशन ऊपर बढ़नी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ नीचे वर्कर्स काम करते हैं लोअर लेवल के नीचे, अब वर्कर को कोई इन्फॉर्मेशन मिडिल लेवल मैनेजर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वहां तक पहुंचाने, तो वर्कर्स अपने सुपीरियर को बताएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मिडिल लेवल को बताएंगे, और मिडिल लेवल हो सकता है टॉप लेवल तक लेकर के जाए और टॉप लेवल फिर मिडिल लेवल को ये बात बताएं। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जहाँ पे हर एक की इंडिविजुअल के पास बातें पहुंचनी बहुत जरूरी है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब इससे नहीं है कि कोई कमांड कर रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि मैन और मटीरियल सही जगह पे हो। मैन एंड मटीरियल should be kept at a proper place। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि in the principle of order, in this principle of order, it does not mean that the command, but it refers to orderly arrangement of men and material that is a fixed place for everything and everyone in the organization। फेयल ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया, emphasized कि that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization, ताकि the time and the energy should not be wasted in search of material or any person। तो सबकी एक इंडिविजुअल इंसान की इंडिविजुअल चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि उसको ढूंढने में हम इंपॉर्टेंट टाइम ना खराब कर सकें, बर्बाद ना करें। अगला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हम बराबरी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब कि देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस। इसमें हम कह सकते हैं कि इक्विटी रिफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब काइंड फेयर, सबको बराबर तरीके से ट्रीट करना, काइंडली ट्रीट करना, फेयरली ट्रीट करना और इक्वली ट्रीट करना। एम्प्लॉइज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। तो हर एक इंडिविजुअल तभी अपना मैक्सिमम पुटअप करेगा जब उसको काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाएगा, जस्टिस के साथ ट्रीट किया जाएगा, बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई मैनेजर बायस्ड है, इफ अ मैनेजर इज बायस्ड इन डीलिंग विद द एम्प्लॉइज, देन द एम्प्लॉइज विल गेट डिससैटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी बेसिस के ऊपर हमें सबको बराबरी से ट्रीट करना है, सारे के सारे इंडिविजुअल्स बराबर हैं। पॉइंट नंबर 12 इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब पर्सनल का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी कंपनी में लाने के लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, फिर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद फिर हम उन्हें ट्रेनिंग पे भेजते हैं, फिर प्लेसमेंट देते हैं, फिर उनकी ग्रोथ के लिए हम बार बार उनको ट्रेन करते रहते हैं। अगर हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को बार बार ले करके आए और उनकी ग्रोथ के लिए कंपनी इतना डेडिकेट होकर के खर्चा करे और कुछ समय के बाद अगर कंपनी उन्हीं को निकाल देती है तो इससे आपकी कंपनी का नुकसान है। तो इन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं, उनका जो टेन्योर है, जो काम करने का टाइम पीरियड है, वो फिक्स होना चाहिए। उनके दिमाग में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इनकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है, मन लगा के काम करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इफ द पर्सन, इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन और ट्रांसफर। According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees not contribute to their maximum। तो frequent turnover भी organization के लिए ठीक नहीं होता, इसीलिए stability of tenure बहुत ज़रूरी है। फेयल की 14 principles of management, ये भी एक important part है। 13th one is principle of initiative। इन्होंने बोला कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं इनको
हर बार नहीं मालूम होता कि वर्कर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी प्लानिंग पॉलिसीज प्लान बनाने से पहले, बजट बनाने से पहले, हर एक चीज डिसाइड करने से पहले वर्कर से भी पूछ लें। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करे। तो कुछ किसी भी चीज की टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग की शुरुआत करे तो वर्कर्स को अपने साथ ले करके शुरुआत करे। इसका मतलब ये कि फेयोल सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी to take some initiative in making and executing a plan. It gives immense satisfaction to employees, so the managers must welcome the suggestions and ideas of employees before framing any kind of plan, any plan. So this was principles of initiative, and last one is principles of Esprit de Corps. Esprit de Corps में बोला गया यूनिटी में स्ट्रेंथ है, Esprit de Corps means यूनियन में स्ट्रेंथ। फेयोल ने क्या एम्फेसाइज किया कि उन्होंने टीम वर्क के ऊपर जोर दिया। अब फेयोल ने बोला कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी तो है, सही बात है। तो ग्रुप में ढेर सारे लोग होते हैं, और ढेर सारे लोग मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ टीम जो मिल करके काम करें। फेयोल सजेस्टेड दैट एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिम एज अ पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द टीम and try to achieve the team goal, because team contribution is always better than the individual contribution. एक इंडिविजुअल एक दिन में 10 घंटे काम करता है, और 100 इंडिविजुअल मतलब 100 लोगों का अगर ग्रुप है तो 100 लोग अगर 10 घंटे काम करते हैं, तो एक इंडिविजुअल की कंपेरेटिव 100 लोग 1000 आवर्स एक दिन में काम कर रहे हैं। तो ये टीम वर्क है, और टीम वर्क से ही इंसान अपना जो गोल है और ऑब्जेक्टिव है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना गोल और ऑब्जेक्टिव टीम वर्क से ही अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब कि एक टीम बनाए और हर इंडिविजुअल का उस टीम के प्रति डेडिकेशन हो, ताकि उस टीम के गोल को अचीव करने के लिए वो लोग जी जान लगा करके काम करें। दिस वाज प्रिंसिपल्स ऑफ एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ये था हमारा वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स को सिंगल इंडिविजुअल में मैं कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में इसे ज़रूर बोलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आइए जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। Background and history of F.W. Taylor. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. अगर हम हेनरी फेयोल की बात करें तो हेनरी फेयोल was born in France in 1841, लेकिन F.W. टेलर जो उनसे उम्र में तकरीबन 15 साल छोटे थे, इनका जन्म हुआ था 1856 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। In 1878 he joined Medieval Steel Company as a mechanical engineer. अगर हम हेनरी फेयोल की बात करें तो वो एक माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी। लेकिन अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो इन्होंने 1878 में मिडीवल स्टील फैक्ट्री को ज्वाइन किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स तो ऑलरेडी बन चुके थे जिन्हें हेनरी फेयोल बना चुके थे। अब बारी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो इन्होंने साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक्स डेवलप की अपने मैनेजर्स के लिए। इसके आगे इन्होंने कहा कि प्राइमरी कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनका जो प्राइमरी कंसर्न था, जो जिस चीज के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था, जिस चीज के ऊपर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोकस किया था, वो था एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। मतलब किसी भी वर्कर को एक काम रिपीटेटिव बेसिस पे दीजिएगा तो वो उसमें एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और प्रॉपर मतलब जो भी वो काम करेगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेगा, कोई रिसोर्सेज की कोई बर्बादी नहीं होगी, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहीं कुछ बर्बाद नहीं होगा। तो इस चीज के ऊपर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोकस किया था। आगे कह रहे हैं कि टेलर्स टेक्निक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लान। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने का जो ऑब्जर्वेशन था वो फैक्ट्रीज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे थे उनके काम करने के तरीके, जो मेथड था प्रोडक्शन का, उसके ऊपर था। और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इसमें प्लानिंग कहीं नहीं है, मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं बिना प्लान किए। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया था। आगे कंट्रीब्यूशन किया था एफ.डब्ल्यू. टेलर का, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कंसिडर करते हैं। टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। टेलर ने क्या किया था, किताबें पब्लिश की थी, रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, उन्होंने रिसर्च जो किया था उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश कराए थे, और उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और उसके मैनेजमेंट के ऊपर, साइंटिफिक व्यू। उसके बाद उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने पब्लिश जो करा था वो था शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था शॉप मैनेजमेंट, शॉप को कैसे मैनेज करते हैं। पीस रेट सिस्टम, दो तरीके का पीस रेट सिस्टम होता है, एक बहुत इफेक्टिव लोगों के लिए होता है जिसको हायर वेजेस मिलते हैं, और जो इनइफेक्टिव होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं, उनको लोअर वेज मिलता है एज कम्पेयर टू हायर एफिशिएंसी वालों को। तो ये पीस रेट सिस्टम इन्होंने डिसाइड किया था, मतलब बनाया था, बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका।
प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसे हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी इन्होंने ही बताया था. ही एम्फेसाइज्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स जो मेथड्स हैं उन्हें अपनाने के लिए बोला कि अगर मैनेजमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने जोर दिया कि आप साइंटिफिक मेथड्स को अपनाओ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो ये था बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन एफ.डब्ल्यू. टेलर का. और एक छोटा सा उनके बारे में एक हम कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री और बैकग्राउंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है. एक छोटा सा डिफरेंस हम ये बताना चाहेंगे कि फ्यूल पहले आए थे, उनके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर आए थे. फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए थे. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. में हम कवर करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था. आइए हम एक एक प्रिंसिपल्स को समझते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल्स कहा गया है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब की अगर हम बात करें, जो यहां पे टर्म यूज किया गया है रूल ऑफ थंब, इसको हम ये कह सकते हैं द डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स. द डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर. इसका मतलब क्या होता है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उसमें रूल ऑफ थंब नहीं एप्लीकेबल होता. रूल ऑफ थंब को सिंपल भाषा में कहा जाता है कि ये मैनेजर्स की डिक्टेटरशिप है. मैनेजर अपनी मर्जी से जो उनको समझ में आता है वो काम कराते हैं. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कभी भी मैनेजर की डिक्टेटरशिप के थ्रू चलता नहीं है. ये साइंटिफिक डिसीजंस के बेसिस पे होता है, जहां पे साइंटिफिक डिसीजंस जो होते हैं वो होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो अगर मैं बात करूं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड्स. तो अपनी मर्जी से जो हमें समझ में आ रहा है उस बेसिस के ऊपर हम नहीं कर सकते. ये बात बोला था, कहा गया था, ये टेलर जी ने बताई थी ये बात. आगे कह रहे हैं कि ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, व्हाट इज नॉट इन द केस ऑफ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. तो ये था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, जहां पे हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, जहां पे सारा का सारा कोई भी काम किया जाएगा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर किया जाएगा. दूसरा पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब होता है अग्रीमेंट या पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर. मतलब हार्मनी का मतलब अगर हम ऐसे बोले तो ये होता है पीसफुल एग्जिस्टेंस. और ये पीसफुल एग्जिस्टेंस किसके बीच में होगा? ये पीसफुल एग्जिस्टेंस होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. पीसफुल एग्जिस्टेंस. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है वो भी हार्मनी होता है कि मैनेजर्स की बात वर्कर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और वर्कर्स की बात मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा एक हिसाब से. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जब भी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हार्मनी और हार्मनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स. पहला होता है मैनेजमेंट, दूसरा होता है वर्कर्स का. अब यहां कह सकते हैं कि वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर एज वर्कर्स ऑलवेज फील्स दैट दे आर अंडरपेड. वर्कर्स हमेशा क्या फील करते हैं कि दे आर अंडरपेड. ठीक है. और अगर हम आगे बात करें, और ये भी कह सकते हैं अंडरपेड होता है और ओवरबर्डन भी होते हैं. जरूरत से ज्यादा काम दे दिया जाता है उनको विद द वर्क ऑफ मैनेजमेंट. और जो होता है कि मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट द वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग. वर्कर्स ये सोच रहा है कि दे आर अंडरपेड, वर्कर्स ये सोच रहा है दे आर ओवरबर्डन. और मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग. लेकिन ऐसा थोड़ी होता है. वर्कर्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगा? तो यही चीज यहाँ पे ध्यान दी गई है कि इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड्स एंड आउटलुक फॉर ईच अदर. मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में अच्छा सोचे, मतलब यहाँ पे क्या हो, हार्मनी हो. और वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सोचे. ठीक है. ही इंसिस्टेड ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर. दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर
and work with harmony and avoid discord as their objectives are in one direction only. क्योंकि इन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना होता है. अगर ये लोग आपस में एक दूसरे के प्रति हार्मनी नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा. इसलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हार्मनी की बात करता है, डिस्कॉर्ड की बात नहीं करता. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन. अब इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि वर्किंग इन आइसोलेशन. तो मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं. कोऑपरेशन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरीड on in a cooperation with each other with mutual confidence and understanding for each other. Workers and managers must work in cooperation. The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standards or targets are set up in consultation of workers, they will try their best to achieve it. कहने का मतलब कोऑपरेशन में, अब इसके बारे में अगर हम ये बात करें तो देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल्स. एक होते हैं मैनेजर्स और एक होते हैं वर्कर्स. तो मैनेजर्स कोई भी प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो वो वर्कर्स, क्योंकि मैनेजर्स को नहीं मालूम है कि वर्कर्स क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या है और वर्कर्स क्या चाहते हैं, क्या ऐसा एनवायरमेंट चाहते हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी चाहती हैं, क्या ऐसी रूल्स रेगुलेशंस चाहते हैं जिसमें वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके. तो मैनेजर्स कोई भी प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो वर्कर्स से पूछ करके करेंगे और वर्कर्स अब जो भी बताएंगे. तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन. इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये होता है कि मैनेजर्स अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं. वो हो गया रूल ऑफ थंब, मतलब डिक्टेटरशिप. हमने जो डिसाइड कर दिया, जाओ जैसे करना है करो. लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, जहां पे मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स का कंसल्टेशन लेते हैं, उनका पूरा कोऑपरेशन होता है एक दूसरे के प्रति. तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क for them, because when the standards or the targets are set up in consultation of workers, then they will try their level best to achieve it. तो इनके बेसिस के ऊपर अगर सारी इनकी मर्जी के हिसाब से, इनके हिसाब से अगर सारी चीजें डिसाइड होंगी तो ये लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस चीज को अचीव करने के लिए. लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो जो वर्कर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली बात होनी चाहिए, और तभी तो वो लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. अगर एक इंडिविजुअल वर्कर अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएगा, अपने गोल और टारगेट को अचीव कर पाएगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर तरीके से अचीव हो पाएंगे. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. बिल्कुल सही बात है कि जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर करती है, डिपेंडेंट है. वर्कर्स एफिशिएंटली डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन. तो जो वर्कर्स हैं, एक तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो वो सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर हो रहा है, और जब आपने अपने वर्कर्स को सेलेक्ट किया तो उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है. ट्रेनिंग क्या आज के हिसाब से हो पा रही है, कंपटीशन के बेसिस पे हो पा रही है. अगर हो पा रही है तो इट्स वेरी गुड, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज, एंड आफ्टर सिलेक्शन या आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस. तो इन्होंने, टेलर ने ये बात बोला कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेक्शन. और सिलेक्शन के बाद आप उन्हें ट्रेन करें और जॉब उस बेसिस पे दें जो उनके क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, स्किल है, उसके बेसिस के ऊपर आप सही इंसान को सही जगह पे प्लेस करें. Employee must be sent for training from time to time to update their knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and organization and even for workers. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टाइम टू टाइम सारे वर्कर्स को हमको ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोग और एफिशिएंट होते जाएं. जैसे डिफेंस वाले होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे जाते रहते हैं ताकि वो और एफिशिएंटली काम कर सकें. तो ये था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें FW टेलर ने दिया था. उम्मीद है आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वीडियो पसंद आया हो. अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर जी ने दिया था, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है. सबसे पहला पॉइंट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. जो साइंस का एलिमेंट है, जो साइंस है, वो मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट के लिए है. अब मैनेजमेंट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन. तो ये जो एलिमेंट्स थे मैनेजमेंट के लिए, उसमें साइंस की एप्लीकेबिलिटी
क्योंकि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी बनाए गए थे वो इस बेसिस पे बनाए गए थे कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको वो सॉल्व करने में गाइडलाइन प्रोवाइड करे और चीजें फ्रूटफुल हो, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो, मैनेजर के विल से नहीं. इट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब जहां पे मैनेजर अपने विशेस के बेसिस के ऊपर चीजें डिसाइड नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते. साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए गए थे वो यही थे. इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट. साधारण शब्दों में कहा गया है कि साइंटिफिक टूल्स का आप इस्तेमाल करें, साइंटिफिक मेथड्स का आप इस्तेमाल करें और ट्रेन लोगों को आप लें. सबसे पहले सिलेक्शन का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कॉम्पिटेंट लोगों को सेलेक्ट करें और उसके बाद उनको टाइम टू टाइम ट्रेन भी करें ताकि आप अपने जो आपका आउटपुट है उसको आप बढ़ा सकें. तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब अभी बताया. रूल ऑफ थंब का मतलब जो मैनेजर्स होते हैं वो डिक्टेटरशिप बन जाते हैं, वो मैनेजर्स अपनी मर्जी से काम कराते हैं कि ये काम करो. मतलब दे स्टार्टेड एक्टिंग एज अ बॉस, नॉट लाइक अ मैनेजर और नॉट लाइक अ लीडर. तो बॉस क्या होता है कि बॉस बस काम दे देता है और उसको काम का रिजल्ट से मतलब है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप वो काम कैसे कर रहे हो. काम नहीं होगा तो फिर वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको बॉस नहीं बनना, आपको एक अच्छा लीडर बनना है मैनेजर के रूप में. तो साइंटिफिक मैनेजर्स इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब by science. That means decisions in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of the managers. wills मतलब मैनेजर जैसा चाह रहा है आप वैसे काम करो, या विश मैनेजर जिस उम्मीद से चाह रहा है जैसा वो चाह रहा है, मतलब सेम चीज है, आप सेम टू सेम कि उसी बेसिस पे आप काम करें. बट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स. तो जो मैनेजर्स हैं वो अपने विल और विशेस के बेसिस पे काम नहीं करवा सकते. साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी वो काम देंगे, जो भी वो गाइडेंस करेंगे या जो भी वो वर्क करवाने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक स्टडी जो किया है और साइंटिफिक टूल जो प्रोवाइड कराए गए हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो साइंटिफिक ट्रेनिंग है उसके बेसिस पे. तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट जहां पे आप अपने विल विशेस से नहीं करवा सकते, रूल ऑफ थंब के बेसिस पे काम नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स और ट्रेन्ड पीपल की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें. उम्मीद है आपको मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पसंद आया. अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर. फर्स्ट वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने क्या कहा था कि फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट इज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ओनली. इसमें हम कह सकते हैं कि इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट्स, planning department and production department, as Taylor felt that workers must be free from all the burdens of planning and they must concentrate on work and production. तो वर्कर्स अपने काम और प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे और मैनेजमेंट अपना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के ऊपर ध्यान दे. तो ये बात बोली थी किसने? टेलर ने. अब इन्होंने इसके बेसिस के ऊपर बॉसेस थे. फंक्शनल फोरमैनशिप में देयर आर 8 बॉसेस. तो 8 बॉसेस को भी दो पार्ट में इन्होंने बांट दिया था. एक था आपका अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा इन्होंने बोला था ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी इन्होंने 4 बॉसेस बांटे थे. एक था रूट क्लर्क जिनका काम क्या था? फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब. दूसरे थे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. अब इनका काम क्या था कि इनका काम था गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर. ये इंस्ट्रक्शन का काम करते थे कि वर्कर्स को कैसे काम करना है और ये इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे. जो हमारे तीसरे थे वो थे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. और ये क्या करते थे? ये टाइम सेट करते थे. फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब एंड ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब. तो ये टाइम सेट करते थे. और लास्ट वन थे डिसिप्लिनेरियन. अब इनका काम क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डिनरी एंड सिस्टमैटिक वे. तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे. अगले थे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 बॉसेस थे. पहले थे गैंग बॉस. अब गैंग बॉस का काम क्या था? गैंग बॉस का काम था अरेंजेस ऑल द मशीन्स एंड टूल्स अदर रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. तो गैंग बॉस का काम क्या था कि जो भी मशीनरीज टूल्स की रिक्वायरमेंट है काम को कंप्लीट करने के लिए गैंग बॉस पूरा का पूरा वो अरेंज करते थे. दूसरे थे स्पीड बॉस. अब स्पीड बॉस क्या काम करते थे? स्पीड बॉस का काम था अश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. स्पीड बॉस काम क्या करते थे कि जो भी जॉब दिया गया है उसको टाइमली कंप्लीट किया जाना चाहिए.
रिपेयर बॉस, थर्ड वन इज रिपेयर बॉस. अब रिपेयर बॉस इज रिलेटेड टू मशीनरीज और टूल्स की उनका रिपेयर होना चाहिए, वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए. कि रिपेयर बॉस ऑलवेज एंश्योर्स मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन अ वर्किंग कंडीशन. और जो लास्ट वाले थे वो थे इंस्पेक्टर. अब इंस्पेक्टर का काम क्या होता था? इंस्पेक्टर का काम ये होता था कि चेक ऑन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, जो भी आउटपुट बना है उसका क्वालिटी कंट्रोल. तो ये थे फंक्शनल फोरमैनशिप. अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये फंक्शनल फोरमैन थे, जिसमें फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्रोडक्शन और प्लानिंग. प्लानिंग को मैनेजमेंट कहते हैं. और उसके बाद भी इन्होंने बोला था कि फैक्ट्री के अंदर 8 बॉसेस होने चाहिए: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन क्लर्क. ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 बॉस: गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर. अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसाइजेज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर एक काम का एक स्टैंडर्ड फिक्स करने की बात की जा रही थी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि जहां पे भी जो भी काम होगा वो उस बेसिस पे होगा. एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया था, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे होगा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ द स्टैंडर्ड इज मेंटेन. अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे. अब यहाँ पे आगे हम ये कह सकते हैं कि standardization does not mean only quality standard, but it also refers to setting up standards for size, type, weight, measures and quality of product. तो इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क से भी रिलेटेड है और उसके साथ साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड, साइज, उसके बाद टाइप था, वेट ऑफ जो भी आपको प्रोडक्ट हैं, उसके बाद मेजर्स, क्वालिटी, एवरीथिंग. ये सारी चीजों से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क था. ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्डाइजेशन का? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो फिक्स टाइप की हो, साइज का हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो. टू अलाउ इन changeability of manufactured parts and output among different departments and branches, to maintain quality standards, to set up performance standard of man and machine. तो ये सारी की सारी standardization of work का पार्ट थे. थर्ड वन है simplification of work. Simplification of work में हम कह सकते हैं the principal emphasis on elimination of unnecessary diversity of products, size and types. सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आप फालतू की सामान प्रोड्यूस ही मत करो जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है. आप ऐसे सामान बनाओ जिसका मार्केट में बहुत डिमांड है. अपने सारे मेन रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज है, उसको एक जगह पे आप फोकस करो. As more varieties means more inventory, more type of machinery, more labor, etc. So by simplifying the task, there can be economy in the use of machine, labor, inventory, maintenance, etc. It will also help in improving the quality and reduction in cost. So simplification of work का मतलब in spite of making 5 different products, prepare or produce only 3 products which are very necessary और जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है. क्योंकि पाँच में अगर आप 2 ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो आप यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हर एक चीज के लिए सिंपल कर दिया गया इन्होंने. अगला फटीग स्टडी. फटीग स्टडी में कह सकते हैं दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. फटीग का मतलब होता है थकावट, कि एक वर्कर काम कर करके कितनी देर में थक जाता है. तो इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला क्या था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब जैसे स्कूल में ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है, तो कितनी देर के बाद मिलता है. तो वैसे वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी टाइम की जरूरत, उनको भी रेस्ट की जरूरत है. तो कितने टाइम पे उनको रेस्ट मिलना चाहिए? तो पहला उन्होंने बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. दूसरा इन्होंने बोला था ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम के लिए इनको रेस्ट मिलना चाहिए, मतलब अगर 2 बार रेस्ट दे रहे हैं तो कितनी कितनी देर पे आप कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट देंगे. और तीसरा था द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि सुबह से लेकर के शाम तक काम कर रहे हैं उसमें कितनी बार रेस्ट इंटरवल मिलेगा और कितनी कितनी देर का मिलेगा. तो ये था फटीग स्टडी. अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज ऑलवेज नीड फॉर अ रेस्ट इंटरवल. तो टेलर ने ये चीज सजेस्ट की थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब ये चीज स्टडी में उन्होंने बताई कि थोड़ी थोड़ी देर पे उनको इंटरवल देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए देना चाहिए, और इट शुड बी मतलब 2 बार 3 बार जो भी है वो उन्होंने अपनी साइंटिफिक स्टडी में बताई थी, ताकि लेबर्स बार बार काम करके थके नहीं, वो थोड़ा रेस्ट करके एनर्जेटिक फील करें और इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करें. अगला तो मेथड स्टडी. मेथड स्टडी में हम ये कह सकते हैं द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट the one best method or the way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization. तो मेथड स्टडी में इन्होंने बोला है कि सबसे पहली चीज मेथड स्टडी में कहते हैं कि एक मेथड जो बेस्ट मेथड है किसी भी काम को करने के लिए, उस मेथड को आप फॉलो करेंगे और उस मेथड के बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, जो भी आप काम करोगे
उसे इस बेसिस पे करोगे कि द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, जो मेथड आप चूज करोगे जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम रहेगी और मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेथड स्टडी कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में, कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में आप जिस काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर लो वो आपका मेथड स्टडी हो गया। टाइम स्टडी की बात करें तो टाइम स्टडी में बोला गया है कि एक निर्धारित टाइम, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल ये है कि अगर आपको एक पेज लिखने में 5 मिनट लगता है तो ये पता कैसे किया, ये पता ऐसे चला कि हमने बार बार, ये साइंटिफिक टेक्निक है तो इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि एक पेज लिखने में 5 मिनट लगता है, तो ऐसे उन्होंने टाइम स्टडी में हर एक काम को करने के लिए टाइम डिवाइड कर दिए। तो इसमें हम कह सकते हैं दिस टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। एक काम को द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, टाइम स्टडी में एक जॉब को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा वो पता लगा लिया। दूसरा कह रहे हैं सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। अब एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे लगते हैं और एक वर्कर एक दिन में 8 आवर्स काम करता है, तो इससे ये भी पता चल गया कि एक दिन में वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। तीसरा ये कह सकते हैं कि डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। अब इस बेसिस के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत है आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। अब जो भी वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स की भी 2 कैटेगरीज होती है, तो एक होते हैं एफिशिएंट जिनको अच्छे वेजेस मिलते हैं और एक होते हैं इनएफिशिएंट जिनको इनके कंपैरेटिव थोड़ा कम पे दिया जाता है। ये था टाइम स्टडी। अगला है मोशन स्टडी। अब अगर मोशन स्टडी की बात करें, जो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडीज आर एज फॉलोज। सबसे पहला, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अ जॉब। मोशन स्टडी का मतलब काम करके कोई ऐसा तो वेस्टफुल मूवमेंट तो नहीं हो रहा जिससे जो वर्कर्स है वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको थकावट आ जाती है और वो अपना 100% नहीं दे पाते हो। तो मोशन स्टडी में जो वेस्टेज मूवमेंट होते हैं जिसमें इंसान जल्दी थक जाता है, उस मूवमेंट की बात हो रही है। तो ये स्टडी की गई थी। इस टेक्निक में इन्होंने डिटरमाइन किया कि वर्कर्स किसी काम को करने के लिए उनको कितना मूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरा ये कह सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स की, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें कितना प्रोडक्टिव और कितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इससे भी पता चलता है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। तो मोशन स्टडी के लिए लगाया क्या जाता है सीसीटीवी कैमरा, और जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा में उनको मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो अनप्रोडक्टिव है, और उस मूवमेंट को, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को स्टडी करके, वेस्टफुल मूवमेंट को स्टडी करके कट डाउन करते हैं कि आज से आप ऐसे मूवमेंट्स नहीं करेंगे। आपको बेस्ट मेथड ये है जिससे आप इजीली अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये मोशन स्टडी में बात सामने आई। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। मोशन स्टडी से ये बात सामने आई कि हम ऐसे कोई टूल्स को डेवलप करें जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट न हो और इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम किया जा सके। अगला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अभी यहाँ पे हमने बताया था कि वर्कर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एफिशिएंट वर्कर्स थे और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स थे। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो इस बेसिस पे है। इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक दिन में एक वर्कर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और पर यूनिट की कॉस्ट है 50 रुपीज। तो अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया तो टोटल कितना अर्न करेगा, 500 रुपीज। लेकिन अगर कोई 10 यूनिट से, ये स्टैंडर्ड टाइम में एक वर्कर काम करता है, 8 घंटे में वो 10 यूनिट बनाता है, लेकिन अगर 8 घंटे में वो 10 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लीजिए 8 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग, तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो 40 रुपीज के हिसाब से मिलेंगे। 8 4 जा 320। तो उसको, ये हो गए इनएफिशिएंट वर्कर्स। ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, ये इनएफिशिएंट हो गए। और अगर कोई 12 यूनिट्स बना देता है तो उसको 60 रुपीज के हिसाब से पे किया जाएगा, तो वो एफिशिएंट हो गए, तो ये 720 उनको मिल जाएगा। अब देखिए कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि अगर 8 यूनिट से अगर 12 यूनिट्स 4 और यूनिट बना दिए तो 320 का जस्ट डबल से भी ज्यादा, 400 रुपए ज्यादा एडिशनल मिल रहा है। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये डिवीजन इसलिए कि इनएफिशिएंट इनको देख के मोटिवेट रहे एफिशिएंट को, और एफिशिएंट खुद को प्राउड फील करें, मतलब इस बेसिस पे मोटिवेटेड फील करें कि इनको इनके कंपेरिजन, इनएफिशिएंट के कंपेरेटिवली इनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट rate of wages for efficient and inefficient employees. The technique of differential wage rate system insists on paying different rates of wages to efficient and inefficient employees. Extra wages paid to efficient employees will motivate them to remain efficient. और जो इनएफिशिएंट हैं वो इनको देख करके मोटिवेट होंगे। लास्ट वन इज मेंटल रिवोल्यूशन। अब मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है? जो साइंटिफिक टेक्निक है मेंटल रिवोल्यूशन की, उसने किस चीज पे इंसिस्ट किया
चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो फैक्ट्री के अंदर ये जो दो डिपार्टमेंट की बात की जा रही थी, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों की आपस में कई बार बनती नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हार्मनी के साथ रहते नहीं। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में बोला गया था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट के साथ अच्छे से रहे और मैनेजमेंट प्रोडक्शन के साथ हार्मनी के साथ रहे, पीसफुली रहे। तो चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि मैनेजर्स वर्कर्स को गुड फॉर नथिंग समझते हैं और मैनेजर्स जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट के बारे में ये सोचते हैं कि ये हमसे जरूरत से ज्यादा काम कराते हैं और हमें प्रॉपर पैसे भी नहीं देते। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते हैं। तो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात ये होती है कि ये दोनों मिलजुल करके आपस में रहें। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट वर्कर्स को कोऑपरेट करे, वर्कर्स मैनेजमेंट को कोऑपरेट करे। और तीसरा रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। तो अगर सिस्टमैटिक थिंकिंग आ जाए तो दैट इज मच बेटर ना। तो ये थे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय टेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ये क्लास 12 की बुक में है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है। सबसे पहली चीज है नेम ऑफ द प्रिंसिपल, फिर हम ट्रेडिशनल इंपैक्ट की बात करेंगे, फिर मॉडर्न इंपैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल इंपैक्ट का की स्पेशलाइजेशन इन वर्कर्स जॉब डिजाइन। जो वर्कर्स का जॉब डिजाइन है, जो भी वर्कर्स के लिए जॉब डिजाइन किया जाता है उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि वर्कर्स का जॉब इस हिसाब से डिजाइन किया जाए कि वर्कर्स स्पेशलाइज्ड हो जाए। आज के टाइम पे मॉडर्न इंपैक्ट की बात करें डिवीजन ऑफ वर्क में, जनरलाइजेशन इन वर्कर्स जॉब डिजाइन। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर वर्कर्स मिलते जुलते काम कर सकते हैं। पिछली बार क्या था कि एक वर्कर एक ही काम कर रहा है, लेकिन आज के टाइम जनरलाइजेशन ऑफ वर्कर्स जॉब डिजाइन में क्या होता है कि एक वर्कर अपना भी काम कर सकता है, उसके साथ साथ किसी और का भी काम निपटा सकता है। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, जॉब जो भी आपको काम मिला है तो ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ गिवन टास्क और अचीव योर टारगेट। ट्रेडिशनल में बोला जा रहा है मैनेजर्स को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी जाती थी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और अथॉरिटी का काम पूरा मैनेजर्स के हाथ में होता था। आज के टाइम में एम्प्लॉइज आर एम्पावर्ड, एम्प्लॉइज के पास भी अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल इंपैक्ट में मैनेजर्स के पास पूरी अथॉरिटी थी, आज के टाइम पे एम्प्लॉइज के पास भी अथॉरिटी होती है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन में बोला जा रहा है ट्रेडिशनल में कि फॉर्मलाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स और रेगुलेशंस थे बड़े फॉर्मल थे और उसे फॉर्मलाइज किया जाता था ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम सही हिसाब से रहे। और डिफरेंसेस भी रहे मैनेजर्स में और वर्कर्स के बीच में, डिफरेंसेस भी रहे कि मैनेजर्स बड़े सुपीरियर है, उनके पास बहुत सारी अथॉरिटी है, सब जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जो वर्कर्स हैं मैनेजमेंट हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के नीचे काम करते हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहे, वो अपने काम से काम रखें। लेकिन आज के टाइम पे इन्होंने क्या बोला, इनफॉर्मल प्रेशर कंट्रोल। इनफॉर्मली भी प्रेशर दिया जाता है और चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। इनफॉर्मली भी डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे अथॉरिटी वाली बात ही नहीं है, जहाँ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं है। इनफॉर्मली आपने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में इन्होंने बोला ट्रेडिशनल इंपैक्ट में सबॉर्डिनेट्स रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। पहले क्या होता था कि सबॉर्डिनेट एक बॉस को रिपोर्ट करें, अब क्या है सबॉर्डिनेट रिपोर्ट्स टू मल्टीपल बॉस। तो मॉडर्न में क्या है कि एक बॉस के साथ साथ अलग अलग बॉसेस को भी सबॉर्डिनेट्स मतलब जो मैनेजर्स के नीचे काम करते हैं या सुपीरियर के नीचे काम करते हैं वो अलग अलग लोगों को भी क्या करें, रिपोर्ट करें। फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में काम करना है। ट्रेडिशनल इंपैक्ट कहता है कि फंक्शन ऑफ वन डायरेक्शन। ट्रेडिशनल इंपैक्ट ये कहता था कि वहां सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही डायरेक्शन में काम करना है। मैनेजर्स मैनेजमेंट का काम करें, वर्कर्स का काम करें। किस मैनेजर्स को वर्कर्स के काम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वर्कर्स कैसे भी काम करें, और वर्कर्स को मैनेजर्स की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये था फंक्शंस ऑफ वन डायरेक्शन। लेकिन मॉडर्न में क्या कह रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मल्टीपल डायरेक्शंस। यहाँ पे अलग अलग काम, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्लानिंग करे ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेगा, जरूरी नहीं, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते। ऑर्गेनाइजिंग का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, ये फंक्शंस है मल्टीपल डायरेक्शंस। यहाँ प्लानिंग भी करेंगे, वही मैनेजर प्लानिंग भी कर रहा है, वही ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहा है, वही स्टाफिंग भी कर रहा है, वही डायरेक्टिंग भी कर रहा है, वही कंट्रोलिंग भी कर रहा है। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की बात हो गई। सिक्स पॉइंट इज सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गोल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इस पॉइंट की, इस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसे कॉमन गोल की तरफ मोल्ड करना। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं, तो सबका अलग अलग काम करने का तरीका अलग होता है, सबकी अलग अलग सोच विचारधारा सब अलग होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे जरूरत क्या है कि सारे के सारे मिलकर के ऑर्गेनाइजेशनल गोल के प्रति काम करें।
तो ट्रेडिशनल इम्पैक्ट क्या था कि एम्प्लॉइज आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइज थे वो कमिटेड थे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो कुछ भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन मॉडर्न में बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, क्योंकि मॉडर्न जो इम्पैक्ट कहता है वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके जो मेन असेट्स है वो उनके एम्प्लॉइज ही तो हैं। अगर आपके एम्प्लॉइज बहुत अच्छे होंगे तभी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर एम्प्लॉइज अच्छे नहीं, और एम्प्लॉइज अच्छे तब होंगे जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेशन होगा काम के प्रति, या हार्मनी होगा, उसके बाद आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा प्रदान करने के लिए, देने के लिए एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, ताकि वो एम्प्लॉइज को भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हमारे बारे में कुछ सोचता है, तो हमें भी अपना 100% देना चाहिए। अगला रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं। इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी कमीशन, इट कैन बी एनीथिंग, और ये जो वहाँ पे वर्कर्स को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में कि रीजनेबल पे रिवॉर्ड, जो भी वो काम करते हैं उसके बेसिस के ऊपर उनको पे रिवॉर्ड दे दिया जाता है। अब है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, आप जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेंगे, आपको उतना अच्छा सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा। यहाँ पे मॉडर्न इम्पैक्ट कहा गया। सेंट्रलाइजेशन, अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज चीजें हो सकती हैं, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, जहां पे आप अपने जो अथॉरिटी है उसको आप अपने सबऑर्डिनेट्स को आप पास ऑन करते हो। तो यहाँ पे बोला गया ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल, लेकिन अब क्या हो गया कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एट एवरी लेवल। तो ट्रेडिशनल इम्पैक्ट कह रहा था कि पावर जो था वो सिर्फ टॉप लेवल के पास था, लेकिन मॉडर्न इम्पैक्ट कहता है कि हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा इवनली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर का मतलब अथॉरिटी। स्केलर चेन की बात करें, स्केलर चेन इज अ फॉर्म, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें यूज किया जाता है स्केलर चेन। तो ये ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में कह रहे थे कि स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पासिंग थ्रू एवरी लेवल। तो हर लेवल पे जब इन्फॉर्मेशन पास होगी तो सबको जानकारी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में काम क्या हो रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब कुछ। और बेसिकली ये रिटन फॉर्म में होता था, अभी भी रिटन फॉर्म में ही होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इन मॉडर्न इम्पैक्ट की बात करें, फ्लैटर एंड शॉर्टकट कम्युनिकेशन। फ्लैटर एंड शॉर्टकट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हर एक लेवल को लेकर के चलो, हर एक इंडिविजुअल को आप सारी इन्फॉर्मेशन पास करो। मॉडर्न इम्पैक्ट ये कहता है कि जिससे मतलब है उसके पास डायरेक्ट आप फॉर्मल कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में इन्होंने बोला ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल फॉर कंट्रोल। अगर मेन और मटेरियल को सही जगह पे रख दें, मतलब अगर आपको मालूम है कि जो इंसान काम कर रहा है, जो मेन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो कहाँ बैठता है, उसकी प्लेस क्या है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका टेबल कहाँ पे है, तो आप उस इंसान को बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। और जो मटीरियल है, फैक्ट्री के अंदर जो भी मटीरियल्स रखे गए हैं, जो भी टूल्स रखे गए हैं, वो भी अगर सही जगह पे हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। मॉडर्न इम्पैक्ट ये कहता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटीरियल फॉर कोऑर्डिनेशन। इन्होंने बोला था कि सिर्फ अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब जरूरत पड़े तो मैन मटेरियल ढूंढ ले और काम रुके ना। इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में काइंडनेस एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इक्विटी का मतलब बराबरी वाली बात है कि काइंडनेस से आप ट्रीट करो और एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट करो। लेकिन मॉडर्न में कहा जा रहा है डेवलपिंग सेंस ऑफ ओनरशिप, कि जो भी लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये लगना चाहिए कि वो मालिक हैं और वो अपना हर एक चीज को अपना समझ करके काम करें, तभी वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात ये होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कफोर्स काम करते हैं उनका टाइम मतलब कितने समय तक वो काम करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्रीक्वेंटली निकाल तो नहीं देता। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में यहाँ बोला गया है कि ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में ट्रेन एम्प्लॉयज टू एनकरेज देम टू रिमेन। लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो उनको एनकरेजमेंट मिले कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहें और काम करें। इम्पैक्ट जो मॉडर्न इम्पैक्ट है वो कह रहे हैं ऑन गोइंग एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे एक बार ट्रेन करते थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़े थोड़े समय पे बार बार ट्रेन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना इंटरेस्ट खोए ना और मन लगा करके काम करें। इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में कह रहे हैं कि मैनेजर्स आर एनकरेज टू गिव न्यू आइडियाज। मैनेजर्स नए आइडियाज देते थे, लेकिन आज के टाइम वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है क्योंकि अल्टीमेटली काम कौन करने वाला है, वर्कर्स काम करने वाले। तो वर्कर्स को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा एनवायरमेंट चाहिए और कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, किस बेसिस पे वो काम करें। तो आज के टाइम पे एनकरेज किया जाता है वर्कर्स को कि वो अपने आइडियाज दें जिसके बेसिस पे प्लानिंग की जा सके और पॉलिसीज बनाई जा सके ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एस्पिरिट डे कॉप्स ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में कहा जा रहा है मेंटेन हाई मोरल ऑफ मैनेजर्स।
आज के टाइम पे क्या कहा जा रहा है कि मॉडर्न इम्पैक्ट, मेंटेनिंग हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, स्पिरिट डेकॉप्स, मिलजुल करके काम करना, आप अकेले काम नहीं कर सकते, ग्रुप है, ग्रुप के साथ लेकर के काम करना है। तो ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में कह रहे हैं कि हाई मोरल ऑफ मैनेजर्स, कि आपके अंडर एक पूरा बड़ा सा ग्रुप काम करता है तो आपका मोरल हाई रहेगा। मॉडर्न इम्पैक्ट में कह रहे हैं मेंटेन हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो मैनेजर्स होते हैं आज के टाइम पे कहते हैं कि भैया आप ही हो सब कुछ, जो वर्कर्स को कहते हैं कि आप ही हो सब कुछ, आपके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकता। तो ये जो था, ये डिफरेंसेस की बात थी, ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न इम्पैक्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फिल। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, ये डिफरेंस पसंद आया हो, ट्रेडिशनल और इम्पैक्ट और मॉडर्न इम्पैक्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।